Students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन हम एक के बाद एक पढ़ेंगे. बहुत टेक्निकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर्स दे आर. ठीक है, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डी ब्लॉक. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक कहते हैं और किन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक कहते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल करते हैं हम? डी सब शेल में. सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट जो है वो कहाँ फिल होता है? एफ सब शेल में होता है. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12. ठीक है, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS122 N-1D 1 to 10. ठीक है, राइट. नाउ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, राइट. And very important characteristic of these transition elements is that they have incomplete d orbitals. ठीक है, so these elements they have incomplete d orbitals and they are called transition elements. ठीक है, however ये जो elements हैं आपके, यहाँ पे मैंने ये डी ब्लॉक की एक पिक्चर बनाई है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कौन कौन से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम. ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट इंक्लूडेड or they are not a part of transition elements, although they are d block elements but they are not a part of transition elements. ठीक है, और इसका रीजन क्या है? because they have completely filled d subshell. ठीक है, as we proceed through the chapter we will see कि incomplete d orbital से इनकी सारी physical properties जो हैं वो सारी इसकी incomplete d orbital से influence हो रही हैं. तो ये जो है इनकी अलग से properties हैं, they are not typical metals. ठीक है, right. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम हर एक प्रॉपर्टी वाइज इनको डिस्कस करेंगे, अलग हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीट डी सब शेल. ठीक है, इनका कम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल है, राइट. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, क्यों होता है, हम आगे पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक स्नैपशॉट लिया है आपके डी ब्लॉक का, जो एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है, सो इफ़ वी मूव लाइक दिस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज बना सकते हो. ठीक है, डी ब्लॉक को आप जब भी पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो? आप उसको हॉरिजॉन्टली पढ़ते हो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. ठीक है, आप डी ब्लॉक को डाउन द ग्रुप नहीं पढ़ते, आप अक्रॉस अ पीरियड पढ़ते हो. ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप. ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, सो ट्रेंड मोर और लेस सेम ही रहता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे देयर इज नॉट मच चेंज इन साइज. ठीक है, तो हम वो सारा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज स्टार्टिंग, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर ऊपर लिख दूँ, दिस इज ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ठीक है, राइट. आपको ये जितने भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसके अलावा बाकी को कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. इनके आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए. ठीक है,
जैसे ये वाला एलिमेंट जो है दिस इज स्कैंडिनेवियम, एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइटेनियम, उसके बाद आ गया वनेडियम, देन इज क्रोमियम, ठीक है, देन इज मैंगनीज, देन आयरन, फिर कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक इज 30, ठीक है। स्कैंडिनेवियम के नीचे येट्रियम है, ठीक है। क्रोमियम के नीचे है मॉलिब्डेनम, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद निकल के नीचे है पैलेडियम, अगेन आई विल टेल यू व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। कॉपर के नीचे है सिल्वर, ठीक है, एंड दिस इज कैडमियम, दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज गोल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आपकी कौन सी सीरीज थी, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, नाम आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक भी कहते हैं। 3D क्योंकि इसमें 3D में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 4D सीरीज, दिस इज कॉल्ड 5D सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड 6D सीरीज, या फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब another thing that is unique, if you see here, कुछ इसमें चीज़ें यूनिक हैं, जैसे क्रोमियम है और यहाँ पे मॉलिब्डेनम है, ठीक है, यहाँ पे है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, देन यू हैव पैलेडियम हेयर, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, राइट, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिसमें क्या होता है कि आपका NS में एक इलेक्ट्रॉन होता है और D में भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, बट इन पे आपने ध्यान देना है, ये जो मैंने मार्क किए हैं, ठीक है। इसमें क्रोमियम में आपने कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम एंड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन, ऑल्दो बहुत बार की है, एक बार फिर से देखते हैं। क्रोमियम इज 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। तो क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में ही कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है कि S से एक इलेक्ट्रॉन उठ के D में चला गया, ग्राउंड स्टेट में ही ऐसा पाया जाता है, ठीक है। सो दैट दिस इज हाफ फिल्ड एंड गिव्स इट स्टेबिलिटी। सिमिलरली कॉपर इज 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ठीक है। कॉपर में भी ग्राउंड स्टेट बाय डिफॉल्ट S का एक इलेक्ट्रॉन D में होता है, इट इज़ नॉट 4s2, 3d9, इट इज़ 4s1, 3d10, सो कम्प्लीटली फिल्ड इज स्टेबल, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सो अगर मैं इस ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो जैसे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 4s1, 3d5, ठीक है। उसी तरह मॉलिब्डेनम में भी एक्सेप्शन है, दैट इज 5s1, 4d5, इसके नीचे टंगस्टन आ जाता है, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू लुक एट निकल, ठीक है, अगर आप निकल की कॉन्फ़िगरेशन देखो, इट इज़ 4s2, 3d8, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन पैलेडियम में एक्सेप्शन है, ठीक है। पैलेडियम इज नॉट 5s2, 4d10, पैलेडियम में S के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के D में चले गए हैं एंड इट इज़ 5s0, 4d10। तो पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें जो आपका S है उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। सो टू मेक इट स्टेबल। उसके बाद कॉपर में हमने पढ़ा, कॉपर में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1, 3d10, ठीक है। उसी तरह सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ मैं ब्लू से लिख देती हूँ, सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन है 5s1, 4d10 एंड गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन है 6s1, 5d10। तो
तीनों में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही एक S से उठ के D में गया हुआ है टू मेक इट स्टेबल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा पूरी जो 3D सीरीज़ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यू शुड नो बाय हार्ट। सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी। अब हम बात कर रहे थे कि जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम है दैट इज़ ग्रुप 12, ठीक है, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक इज़ 4s2 3d10। तो इस पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 n-1 d10। तो इस पूरे ग्रुप में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड हैं, ठीक है, राइट। सो देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल, ठीक है, जिससे इसकी टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। ओके, नाउ लेट्स स्टॉप हेयर और एक बार बात करते हैं कि डी सबशेल के इनकम्प्लीट होने से क्या होता है। मैं इतनी सारी बात की आपको कि डी सबशेल उसमें कंप्लीट नहीं है टिपिकल, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ हमने एक 11th में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक, राइट। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग किस में होती है, नंबर 1 मेटल्स में होती है, कॉमन सेंस, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक कर्नल साइज दैट इज जो मेटल के कैटायन का साइज है वो छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हो साइज छोटा होता जा रहा है, तो डी ब्लॉक में वैसे भी साइज छोटा होता है। इनफैक्ट सबका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, राइट। सो कैटायन साइज छोटा होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2 उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होएगा, अगर कैटायन साइज छोटा होएगा तो वो साथ वाले मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। नंबर 2 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होंगे तो वो कैसे क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। सो व्हेन दे ओवरलैप विद ईच अदर तो वो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, राइट। सो 2 थिंग्स, द कैटायन साइज शुड बी स्मॉल, और अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होंगे तो एक एटम का इनकम्प्लीट ऑर्बिटल और दूसरे एटम का इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आपस में दे कैन फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, दे कैन ओवरलैप ईच अदर एंड फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। अब यहाँ सब में तो ये स्टोरी पूरी सही बैठती है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम में दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं तो इसमें ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज जो है कम होते होते ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इस ग्रुप के एटम्स का साइज बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स से ज़्यादा है, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। एंड नंबर 2 द डी सबशेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स है ही नहीं या सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं कि जो आपस में ओवरलैप करके मेटालिक बॉन्डिंग बनाए, ठीक है। तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर मेटालिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेटालिक लस्टर है, हाईली मैलिएबल हैं, हाईली डक्टाइल हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंप्लीट दिस, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, एज they have completely filled d subshell। so उससे क्या होएगा, they are not able to make metallic bonds, ठीक है, राइट। सो ये typical metallic properties display नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज मोर और लेस अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं। अगर हम 5D सीरीज़ को देखें डी में, इट स्टार्ट्स विद लैंथेनम दैट इज़ 57। लैंथेनम इज़ नॉट अ लैंथेनाइड, याद रखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम के बाद आप देख रहे हैं 57 के बाद मैं एकदम हैफनियम 72 पे आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 58 से 71 वो कहाँ आने चाहिए, इन दोनों के बीच में जो जगह है, और वो तो फिट नहीं कर सकते है ना,
तो उनको हम नीचे लिख देते हैं। और वो एलिमेंट्स क्या हैं, सीरियम से लेके लुटीशियम तक ये 14 एलिमेंट्स हैं जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में एंटर कर रहा है एंड दे आर नोन एज लैंथेनॉइड्स। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी देखिए, दिस इज एक्टिनियम 89। ठीक है, उसके बाद एकदम से रदरफोर्डियम आ गया 104। तो जो बीच में एलिमेंट्स हैं 90 से 103, दीज 14 एलिमेंट्स अगेन। ठीक है, एक्टिनियम के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इनके बीच में आने हैं। तो अगेन स्पेस खराब हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी टेबल के, तो उनको नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से हैं, ये वाले हैं, दीज 14 एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं रेडियो एक्टिव होते हैं इन नेचर। ठीक है, आप देख सकते हो थोरियम से लॉरेंशियम, थोरियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका यूरेनियम भी इनमें आ जाएगा, राइट। सो हम अब आगे जाके इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट वी आर गोइंग टू स्टडी द 3D 4D एंड 5D सीरीज। लाइकवाइज 6D सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो उनकी केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट पॉइंट्स टू नोट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आप ये अपने कॉपी में बना लीजिए एंड नेक्स्ट एक बार हम इन सब की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक साइड पे और उसी के बेसिस पे हम आगे सारी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपकी जो फर्स्ट सीरीज़ हैं दैट इज़ फ्रॉम 21 to 30, दैट इज़ 3D सीरीज। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस यू शुड नो बाय हार्ट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, राइट, इसमें हम अक्रॉस द पीरियड दैट इज 3D सीरीज या 4D सीरीज में कैसे है, एक विद इन द सीरीज हॉरिजॉन्टली अगर हम सीरीज को पढ़ रहे हैं स्कैंडिनेवियम से लेके जिंक तक क्या हो रहा है, एंड डाउन द ग्रुप हम किसको कंपेयर करेंगे, 3D 4D एंड 5D सीरीज को। 3D कौन सी है आपकी, स्कैंडिनेवियम टू जिंक। ठीक है, या राइट, एंड 4D कौन सी है आपकी, यट्रियम टू हैफनियम। ठीक है, सॉरी यट्रियम टू कैडमियम, राइट, और 5D कौन सी है आपकी, लैंथेनम टू हैफनियम। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर करेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, सो पहले आते हैं हम 3D सीरीज को पढ़ते हैं, राइट। सो कैन यू सी हियर एट द कॉन्फ़िगरेशन कि इसमें क्या है, इनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें सबसे बाहर वाला जो सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरते। जो सेकेंड लास्ट सबशेल है दैट इज डी सबशेल, n-1d तभी लिखते हैं क्योंकि ns बाहर की तरफ है और उससे अंदर की तरफ है n-1d। एंड इफ यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन एज यू मूव फ्रॉम स्कैंडिनेवियम टू जिंक, इट इज़ द n-1d which is getting filled। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल इज गेटिंग फिल्ड। ठीक है, वैलेंस शेल है सबसे बाहर वाला n, और n-1 क्या है, उससे एक अंदर। ठीक है, तभी अगर S4 है 4s तो ये फोर्थ शेल का S है, लेकिन D कौन से वाले का है, थर्ड शेल का D है। ठीक है, तो पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ठीक है, सो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन द कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, S and P ब्लॉक, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल फिल होता है। फॉर एग्जांपल S ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, NS1-2, और P ब्लॉक की क्या होती है, NS2 NP1-6, तो उसमें बाहर वाला शेल फिल होता है। लेकिन इसमें सेकेंड लास्ट शेल जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, दैट इज़ पेनल्टीमेट शेल
शेल में, ठीक है। नाउ लेट्स सी हेयर, अब अक्रॉस अ पीरियड हमने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ एडेड, ठीक है, आउट एंड वन प्रोटॉन विच इज़ एडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हर एक स्टेप पे ऐड हो रहे हैं, बट देयर इज़ नो एडिशन ऑफ शेल्स, ठीक है, जिससे एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। तो और भी हमने क्या पढ़ा था कि क्योंकि कोई शेल बीच में ऐड नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इन दो रीजंस की वजह से जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, है ना, so what is happening across a period, the nuclear charge, that is total attraction is increasing and the atomic size increases, ठीक है। तो वो जो कहानी है वो क्रोमियम तक तो यहाँ भी सेम चल रही है। इफ़ यू सी कि क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन डी में ऐड हो रहे हैं, याद रखिए, ठीक है, अंदर वाले शेल में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। बट पोस्ट क्रोमियम व्हाट हैपन्स कि मैंगनीज ऑनवर्ड्स जो साइज है उसमें जो है ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड साइज़ बहुत ज़्यादा कम होते जाना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। द रीज़न बीइंग कि अब आप देखो इसके डी में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर रहे हैं, अंदर वाले शेल में भर रहे हैं, अब डी में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। सो यू हैव 5, 6, 7, ठीक है, एंड देन यू हैव देन 8, देन 10 एंड देन 10। तो ये सारे जो अंदर वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं अब ये काफ़ी सारे हो गए हैं। ऑल्दो डी की शेप डाइफ्यूज्ड है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके इतने ज़्यादा उसमें भीड़ हो गई है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कि वो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स पहले भी दे रहे थे पर उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू जो है वो जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है उससे बहुत कम थी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब जब इतनी भीड़ बढ़ गई है तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सब्सटैंशियल हो गया है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जितना अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज छोटा होना चाहिए था उतना छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पोस्ट क्रोमियम मैंगनीज ऑनवर्ड्स, क्योंकि इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफ़ी सब्सटैंशियल हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, तो इट मोर और लेस कॉम्पनसेट्स फॉर द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है, ज़्यादा कम नहीं हो पाता, ठीक है। सो यू कैन सी साइज इज़ मोर और लेस द सेम, और उसके बाद लास्ट में एक बारी आके साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। दैट मीन्स जो आपका 12th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ आपके जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, एंड कॉपर्निशियम, उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड आई टोल्ड यू इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस काफ़ी हो जाती हैं, तो साइज़ जो है पूरे ग्रुप से थोड़ा सा जैसे ही ऑलमोस्ट सेम था और फिर एकदम से बढ़ गया, ठीक है, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एज एक्सपेक्टेड जब अक्रॉस अ पीरियड जाते हो द साइज गोज़ ऑन रिड्यूसिंग। नंबर 1 जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके डी सब शेल में भर रहे हैं, डी हैज़ अ डाइफ्यूज शेप, नॉट मच ऑफ अ स्क्रीनिंग इफेक्ट टू ऑफर, ऑल्दो वो सेकेंड लास्ट है ऑर्बिट है, ठीक है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग पोस्ट क्रोमियम मैंगनीज ऑनवर्ड्स, अब डी में जब इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, नाउ दे स्टार्ट पोजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियल हो जाता है, ठीक है, विच कॉम्पनसेट्स फॉर द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो साइज छोटा होना था जितना, उतना छोटा नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बीच में आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ गया। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज जो है, अगर आपने वीडियो देखा हो तो नेट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो थ्योरेटिकल न्यूक्लियर चार्ज है माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है अब वो काफ़ी बढ़ गया है, तो जो नेट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा नहीं होगा, जिससे साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा,
ठीक है, एंड सडनली द साइज इंक्रीजेज इन द लास्ट एलिमेंट बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स आर देयर, ठीक है। सो ऑल द सबशेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड हेयर, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है जिससे साइज बढ़ जाता है। सो दिस इज़ अबाउट एटॉमिक रेडियस जब आप उसको अक्रॉस द सीरीज़ पढ़ते हो, ठीक है। जब आप उसको डाउन द ग्रुप पढ़ोगे, जब आप 3D से 4D में आओगे, सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। रीज़न क्या है कि एक पूरा ऑर्बिट ऐड हो रहा है, ठीक है। दिस ऑर्बिट इज पोजिंग अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वो सेम जैसे आप पढ़ते हो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक शेल ऐड हो गया, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, है ना, राइट। सो साइज बढ़ गया। लेकिन जब आप 4D से 5D को स्टडी कर रहे हो, व्हेन यू गोइंग फ्रॉम 4D टू 5D, देयर इज नो सब्सटैंशियल इंक्रीज, ठीक है। साइज ऑफ 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। जब आप 4D वाला एलिमेंट देखो और उसके नीचे वाला 5D वाला एलिमेंट देखो, उसका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, हार्डली एनी चेंज, देयर इज़ नो इंक्रीज। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप 4D से 5D में आ रहे हो, ठीक है, तो 5D में लैंथेनम के बाद हैफनियम ऑनवर्ड्स जब आप पढ़ोगे उसको, तो क्या है, हैफनियम में बीच में क्या आ गया, हैफनियम में बीच में हैफनियम ऑनवर्ड्स, ठीक है। व्हेन यू गो फ्रॉम हैफनियम टू मर्क्यूरी इन 5D, व्हाट डू दे हैव 4F सबशेल इन देम, ठीक है। और जो 4F है उसकी शेप बहुत डाइफ्यूज्ड होती है और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ना के बराबर होता है, ठीक है, राइट। सो बिकॉज ऑफ विच जो साइज़ है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर हो गया, तो जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ आपने ये पहले भी पढ़ा था अपने 11th में भी, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई कि जब आपने लैंथेनम के बाद हैफनियम ऑनवर्ड्स 5D पढ़ना शुरू किया, तो बीच में हैफनियम किसके बाद आ रहा है, इट इज़ कमिंग आफ्टर लैंथेनॉइड्स। तो बिकॉज क्या है, हैफनियम ऑनवर्ड्स टिल मर्क्यूरी क्या है, उनमें 4F ऑर्बिटल है, completely filled 4F ऑर्बिटल, but which has a negligible screening effect due to its diffused shape, ठीक है। उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 के बराबर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उनका जो साइज़ है हैफनियम से मर्क्यूरी तक काफ़ी छोटा होता है। तो अगर आप उसको 4D से 5D तक जो साइज़ बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि 5D के एलिमेंट्स का 4F ऑर्बिटल होने की वजह से, 4F सबशेल होने की वजह से क्या होता है, उनका साइज छोटा हो जाता है। दैट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि 5D में 4F completely filled है, which has a very poor negligible screening effect, तो इसकी वजह से 5D के एलिमेंट्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जितना एक्सपेक्टेड इंक्रीज था उतना नहीं हो पाता। सो 4D और 5D के एलिमेंट्स का जो साइज़ है, दैट इज़ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ ऑफ D ब्लॉक, उनका साइज़ मोर और लेस सेम होता है। और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह बन जाती है कि इनका इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बिकॉज देयर साइज इज़ ऑलमोस्ट सेम, दे कैन रिप्लेस ईच अदर इन द लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए बहुत सक्सेसफुली हम D ब्लॉक एलिमेंट्स के अलॉयज़ बना पाए हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर अस, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एटॉमिक साइज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये आप ज़रूर लिख लीजिए ताकि आगे वाली प्रॉपर्टीज समझ सकें। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज़ आयनिक रेडियाई, ठीक है। सो आयनिक रेडियाई इज़ गोइंग टू डिटो विद द एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो होगा जैसे एटॉमिक रेडियाई का है, ठीक है। व्हाट इज़ न्यू अबाउट आयनिक रेडियाई इन D ब्लॉक इज़ कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्ले करते हैं,
they display variable oxidation states because they have incompletely filled d orbital available. ठीक है, राइट. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट s और सेकेंड लास्ट d दोनों में जाते हैं और दोनों जो हैं दैट इज़ ns एंड n-1d के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. सो फॉर दिस रीज़न दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट में. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि फॉर अ गिवन एलिमेंट जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, सिंस दैट टिपिकल मेटल्स दे हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी आयनिक रेडियाई कम होता जाएगा. ठीक है. सो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फॉर अ गिवन एलिमेंट आयनिक रेडियाई जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है आयनिक रेडियाई कम हो रहा है फॉर अ गिवन एलिमेंट. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. तो क्या हो रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है. ठीक है, राइट. So that is all about ionic radii. Next we come to enthalpy of atomization and metallic character. बहुत extremely important points है. सबसे पहले what is enthalpy of atomization? आपको पता है कि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है. ठीक है. एंड ये metallic bonds बनाते हैं एंड दे एग्जिस्ट इन अ लैटिस फॉर्म. हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था. मेटल्स क्या हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ठीक है. दे आर यूजुअली टिपिकली या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है या बॉडी सेंटर्ड होती है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है इनमें, है ना. तो इनको आपस में दूर करने के लिए एक दूसरे से मेटल के एक इस क्रिस्टल में एक लैटिस में एक एक एटम को आपस में दूर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. अगर डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है, सेपरेट 1 मोल ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, राइट. तो क्योंकि इनमें क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग इज़ देयर इज़ अ एडिशनल मेटालिक बॉन्डिंग. वो क्यों है, क्योंकि इनकम्प्लीट डी सबशेल है. तो इसकी वजह से इनको दूर करने के लिए एटम्स को इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपस में दूर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, राइट. सो दे आर गोइंग टू हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है. However, if you come to zinc, cadmium and mercury ग्रुप 12 में क्या है, क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड्स नहीं बना पा रहे हैं और इनका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो दे आर नॉट दैट टाइटली पैक्ड इन द लैटिस. इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो कम होएगी. ठीक है. So that is about enthalpy of atomization. Now we come to metallic character. ठीक है. तो हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे हैव टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ लाइक दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर वेरी हार्ड, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल. ठीक है. सो इनकी टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. और मेटालिक बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि कर्नल साइज दैट इज़ उनका कैटायन साइज छोटा है एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल. तो एक एटम और दूसरे एटम के जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं. ठीक है. हाउएवर इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस आ जाती हैं. ठीक है. सबसे पहले एक्सेप्शन हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. ये जो 3 हैं इनकी मेटालिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है. सो मेटालिक बॉन्डिंग इनमें नहीं हो सकती. सो दे कांट बी एनी मेटालिक बॉन्डिंग इन दीज, राइट. तो ये जो हैं ये इतने हार्ड नहीं होते, दे आर ऑन द सॉफ्टर साइड. ठीक है. इनफैक्ट मर्क्यूरी तो आपको पता है कि लिक्विड है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी. ठीक है, राइट. एंड जस्ट लाइक अगर आप इनको कंपेयर करो एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं आपके, एस ब्लॉक,
उनमें भी यही है, दे आर लाइटर मेटल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका साइज, कर्नल साइज दैट इज कैटायन साइज बड़ा होता है। एल्कली में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एल्केलाइन में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जस्ट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके भी बहुत वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, उसी तरह जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी भी एस ब्लॉक की तरह होते हैं, दे आर द सॉफ्टर मेटल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, राइट। अब आपने पढ़ा कि जब डी ब्लॉक में आप एक सीरीज़ में पढ़ रहे हो तो क्या होता है, पहले जो है साइज़ जो है छोटा होता जाता है, राइट, एंड उसके बाद साइज़ मोर और लेस स्टेबल हो जाता है। नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होता है। जब आप अक्रॉस अ पीरियड थ्रू अ सीरीज़ पढ़ रहे हो तो इंक्रीज़ इन एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो ना के बराबर है, और इंक्रीज़ इन एटॉमिक मास तो है, क्योंकि जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, स्कैंडिनेवियम से जिंक पढ़ रहे हो, सो एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है। तो बिकॉज एक प्रोटॉन अंदर ऐड हो रहा है, राइट, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि mass is going to increase, so increase in atomic mass is happening, right, whereas क्या हो रहा है कि atomic volume तो इसकी बढ़ नहीं रही है, साइज इनफैक्ट छोटा होता जा रहा है ना, राइट। तो क्या होएगा, इसका अफेक्ट डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बट जैसे ही आप लास्ट वाले पे ग्रुप 12 पे आओगे, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के केस में क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक साइज है जितना एक्सपेक्टेड है कम होना उतना कम नहीं होता। ऑन द अदर हैंड एटॉमिक साइज एकदम बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक रिपल्शंस। तो जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी हैं उनकी डेंसिटी जो है विद इन द डी सीरीज सबसे कम होती है, बिकॉज जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, राइट, सो दिस इज़ अबाउट डेंसिटी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और अगर आप कंफ्यूज हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, डेंसिटी का क्या रिलेशन है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, और अगर साइज़ छोटा होता जा रहा है उसकी एटॉमिक वॉल्यूम कम होती जाएगी। ठीक है, बिकॉज आप वॉल्यूम कैसे लेते हो, यू कंसिडर एटम एज अ स्फीयर, है ना, तो 4/3 πr³ लोगे। तो जैसे जैसे r आपका कम होता जा रहा है तो क्या होएगी, उसकी वॉल्यूम कम होती जा रही है, और अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो इट इज़ इनवर्स रिलेशनशिप इज़ देयर, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बारी समराइज करते हैं कि अब एक डी सीरीज पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग, सो देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑल्सो, तो इनकी काफ़ी हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, ये तो कम हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो देयर इज अ इंक्रीज इन एटॉमिक मास एट द सेम टाइम डिक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम, सो दे हैव हाई डेंसिटी। अब अगर आप इसको कंपेयर करो 3D सीरीज़ को 4D से, ठीक है, और 4D और 5D सीरीज़ को कंपेयर करो तो यू नो दैट 4D का जो साइज़ है वो 3D से ज़्यादा है। ठीक है, सो इनकी एटॉमिक वॉल्यूम इससे ज़्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ 4D सीरीज़, सो द डेंसिटी ऑफ 4D सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी लेस दैन डेंसिटी ऑफ 3D सीरीज़। क्यों? क्योंकि जब आप 3D से 4D में गए थोड़ा सा साइज़ जो है वो बढ़ गया। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें किसकी, 3D, 4D एंड 5D। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रेंड, दिस इज़ द ट्रेंड, 3D सीरीज़, ठीक है, राइट, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। अब ऐसा ट्रेंड क्यों है, क्योंकि जब आप 3D से 4D में जा रहे हो द इंक्रीज, ओके, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रही है, फाइन, ठीक है, बट एटॉमिक मास जो है, इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज़ मोर दैन द इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम।
तो नेट इफेक्ट क्या होएगा, जब आप 3D से 4D में जाओगे तो डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। रीज़न क्या हुआ, द इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मोर दैन द इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, सो यू आर राइट देयर व्हेन आप सोचते हो कि जब आप 3D से 4D में जा रहे हो तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, द मास इज इंक्रीजिंग ग्रेटली। तो न्यूमरेटर का इंक्रीज डिनोमिनेटर के इंक्रीज से ज़्यादा है। तो जब आप 3D से 4D में जाते हो तो डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद व्हाट अबाउट 4D एंड 5D। नाउ जब आप 4D से 5D में जा रहे हो तो क्या है कि 5D का जो साइज़ है, एटॉमिक वॉल्यूम इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक 4D, बट मास बढ़ गया है ना। तो ये नहीं बढ़ा। जब आप 4D से और 5D को कंपेयर कर रहे हो तो जब आप 4D से 5D में जा रहे हो एटॉमिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, ये नहीं बढ़ी, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया न्यूमरेटर जो है एटॉमिक मास। तो 5D की जो डेंसिटी होएगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होएगी एज़ कम्पेयर टू 4D ऑल्सो। तो अमंग द D ब्लॉक 3D 4D 5D में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होएगी, आपकी 5D की होएगी। ठीक है, राइट। और इसमें भी देर आर 2 एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं विच हैव द हाइएस्ट डेंसिटीज। ठीक है, दैट इज ऑस्मियम एंड इरिडियम। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं ऑस्मियम एंड इरिडियम। ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है और ये किस में आते हैं, 5D में आते हैं। ठीक है, सो दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज, राइट। सो एक बार ये रिवाइज करते हैं, डेंसिटी में क्या है, जब आप एक विद इन अ सीरीज़ अगर आप हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे हो, जैसे अगर आपने 3D सीरीज़ पढ़ी स्कैंडिनेवियम टू जिंक, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जैसे जैसे साइज़ छोटा हो रहा है तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस इज़ डिक्रीजिंग, एटॉमिक वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग। तो एटॉमिक रेडियस कम हुआ, एटॉमिक वॉल्यूम कम हुई, साथ साथ एटॉमिक मास काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, हाउएवर जब आप 3D से 4D में आते हो, ऑल्दो रेडियस इज इंक्रीजिंग बट मास इज इंक्रीजिंग ग्रेटली, तो इसलिए 4D दैट इज 3D के नीचे वाले जो 4D हैं उनकी डेंसिटी 3D से भी ज़्यादा होती है। एंड उसके बाद 5D में जब आप 4D से 5D में आ रहे हो तो इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5D वालों का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ऑलमोस्ट 4D वालों के बराबर होता है। तो इनकी डेंसिटी 5D की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द 5th पॉइंट दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्ट होना मतलब कि आपने बेसिकली एटम्स का आपस में डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, आपने पढ़ा कि इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, सो उससे आप डायरेक्टली डिड्यूस कर सकते हो दैट दे आर गोइंग टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब लेकिन ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है, सो अगर मैं प्लॉट करूँ, एक तरफ मेल्टिंग पॉइंट प्लॉट कर दूं और एक तरफ आपका एटॉमिक नंबर प्लॉट कर दूं विद इन अ सीरीज़, तो जैसे जैसे आप अक्रॉस द सीरीज़ जा रहे हो द मेल्टिंग पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग। उसके बाद एकदम से डिप आया, ये डिप कहाँ आया, आपका मैंगनीज वाले ग्रुप में डिप आया और फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और फिर कम हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे क्या है, आपका मैंगनीज है, दिस इज़ क्रोमियम एंड फिर यहाँ पे जिंक है। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है, मेटालिक बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, इफ़ यू गो फ्रॉम स्कैंडिनेवियम टू क्रोमियम तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो जब आप स्कैंडिनेवियम से क्रोमियम पे जा रहे हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डी ऑर्बिटल में बढ़ते जा रहे हैं। तो
तो मेटालिक बॉन्ड्स ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि एक एटम की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप करते हैं और मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मेटालिक बॉन्डिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू कम मोर एंड मोर क्लोजर। तो उनको दूर करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर या और ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हो मैंगनीज में, ठीक है, सो व्हेन यू कम टू मैंगनीज, मैंगनीज में क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से डिप क्यों हो गया, बिकॉज लुक एट द कन्फिग्रेशन ऑफ मैंगनीज, ठीक है, इट इज़ 4s2 3d5, ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि मैंगनीज अब ऐसे ही स्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी टेंडेंसी जो है, इट हैज़ अ वेरी लो टेंडेंसी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो इंडिविजुअली ही स्टेबल हो गया है। तो अब मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो मतलब एटम्स ज़्यादा पास नहीं होंगे, और एटम्स ज़्यादा पास नहीं होंगे तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होएगा, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू। और उसके बाद अगर आप देखो, यहाँ पे आ जाओ आयरन से, फिर जिंक। आयरन में भी 4 हैं, सो सब्सटैंशियल नंबर, यहाँ पे तो था ही नहीं मेटालिक बॉन्डिंग। अब देखो क्रोमियम एंड आयरन को कंपेयर करो, सो ऑल्दो आयरन का मैंगनीज से ज़्यादा है, बट इफ़ यू सी क्रोमियम से कम है। क्रोमियम में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, आयरन में 4 हैं। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि उसके बाद देयर इज़ अ डिप इन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, राइट। अब ऐसा क्यों है, इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे आयरन में 4 रह गए, उसके बाद 3 रह गए, उसके बाद 2 अनपेयर्ड रह गए, क्योंकि पोस्ट मैंगनीज व्हाट इज हैपनिंग इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव स्टार्टेड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब कम होते जाएंगे तो नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स पर एटम कम होते जाएंगे। तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग कम होती जाएगी तो उनका डिस्टेंस जो है आपस में बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स उनको दूर करना आसान होता जाएगा, दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट इज़ गोइंग टू फॉल फर्दर। अगर आप जिंक में आ जाओ तो यहाँ मेटालिक बॉन्डिंग का स्कोप ही नहीं रहा, तो ये ज़्यादा पास नहीं है, तो ये लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाएंगे। तो अगर आप जिंक वाला पूरा ग्रुप देखो, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, सो दे आर गोइंग टू हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। रीज़न क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ही नहीं है, नो टेंडेंसी फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, दे हैव फिल्ड डी सबशेल, ठीक है, पूरा डी सबशेल फिल्ड है, या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डी सबशेल में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका एक मैंगनीज और एक टेक्नीटियम, ठीक है, इसके आपको क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, ये हमने क्या पढ़ा, सेम रीज़न आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, कन्फिग्रेशन इज NS2N-1D5, stable configuration, so does not need to form melting metallic bonds, ठीक है। so again low tendency for metallic bonding, इसलिए low melting point. so very important question about density and melting point. enthalpy of atomization direct question आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर, जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग है उतनी ज़्यादा मुश्किल होएगा उनको दूर करना, उतना हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतनी ही हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो वो एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दूर करने को, ठीक है, एक एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा है व्हेन यू टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट वही टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, पर चीज़ का क्रक्स सेम है, उनको दूर करना, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो लेट्स मूव फर्दर टू अदर प्रॉपर्टीज। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है, राइट। सो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, मैंने यहाँ इनके एक लिस्ट बना ली है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलरेडी देयर ऑन द बोर्ड, इट विल हेल्प अस, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं हम इनको कंपेयर करेंगे एस ब्लॉक से एंड पी ब्लॉक से, ठीक है। अब डी ब्लॉक जो है वो कहाँ आ रहा है, एस और पी के बीच में आ रहा है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स से काफ़ी कम होता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज ऑब्वियसली एस ब्लॉक से ज़्यादा होंगी बिकॉज साइज इज़ स्मॉलर। ऑन द अदर हैंड डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आ रहा है, तो इनका साइज़ पी ब्लॉक से ज़्यादा है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज पी ब्लॉक से कम है, ठीक है। तो एस ब्लॉक से ज़्यादा है और पी ब्लॉक से कम है, ठीक है। फर्दर अगर मैं अक्रॉस अ सीरीज़, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड एक गिवन सीरीज 3D 4D या 5D में कंपेयर करूँ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो विद इन अ सीरीज़ दैट इज़ अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड पढ़ रही हूँ तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे एज पर पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है क्योंकि साइज़ कम होता जा रहा है, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ डी ब्लॉक आपने पढ़ा था क्या होता है कि क्रोमियम ऑनवर्ड्स क्या होता है, पेयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे क्रोमियम ऑनवर्ड्स व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो आपका डी सबशेल है उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं जो अब कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिससे, और जो डी है वो अंदर की तरफ है और उसकी बाहर NS है, ठीक है। तो अगर अंदर वाला डी स्क्रीनिंग इफेक्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो जो पीछे वाले S इलेक्ट्रॉन्स हैं NS में उसको न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स ओके, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है बट द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज पोस्ट क्रोमियम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं डी सबशेल में दैट नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जिससे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट एज मच एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ द कंपैरिजन। उसके बाद आ जाते हैं, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसमें आप क्या लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक is greater than S block and ionization energy of D block is less than P block. Further, across a series ionization energy is increasing, ठीक है, ionization energy बढ़ रही है but the increase is very less, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट क्रोमियम जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए डी सबशेल में, नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर कन्फिग्रेशंस देखो, लेट्स लुक एट द कन्फिग्रेशन। क्रोमियम की कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1 3d5 एंड कॉपर की क्या है, 4s1 3d10। सो दीज आर स्टेबल कन्फिग्रेशंस, ठीक है, दे आर स्टेबल कन्फिग्रेशन, सो इट डज नॉट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कि जो आपके सीरीज़ हैं, जैसे मैं 3D सीरीज़ ले लेती हूँ, द पॉइंट इज़ दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज़, ठीक है, या कोई भी सीरीज़, उसमें एक बहुत इर्रेगुलर ट्रेंड रहता है, ठीक है, कोई फिक्स्ड ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर ट्रेंड है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यू कांट जनरलाइज द आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है दैट इज़ इर्रेगुलर, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, जो NS ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो N-1D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रीऑर्गेनाइज, ठीक है।
ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं और फिर से हमें एक नया लॉजिक लगाना पड़ता है। तो वो जो सेम लॉजिक है, क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा नहीं हो पा रहा, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को। मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी गिवन डी सीरीज है वो irregular क्यों है? There is not a fixed trend because after an electron is lost there is again a reorganization of electrons between ns and n-1d। ठीक है, बस आपने इतना लिखना है। Now the third point is discussing the ionization energies of zinc। ठीक है, पहली बात आती है फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ जिंक कैसी होएगी। अभी आप जिंक की कन्फिग्रेशन देख रहे हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ जस्ट फॉर योर बेनिफिट। जिंक की कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक, कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक इज AR, दैट इज आर्गन 4s2 3d10 है ना। अब आप खुद ही देख रहे हो कि इसका ns और n-1d, ठीक है, दैट इज वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो ये फुली सेटिस्फाइड है, ना इसको मेटालिक बॉन्ड्स बनाने का कोई लालच है। ठीक है, तो ये क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं एंड यू नो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो स्टेट होती है, फुली फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल, है ना। तो अब इस केस में क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई बिकॉज कन्फिग्रेशन क्या है, ns2 n-1d10, या आप ये भी लिख सकते हो 4s2 3d10। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिल्ड है। ठीक है, सो स्टेबल है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड आयनाइजेशन, सो दिस इज वेरी हाई। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये क्या बन गया, Zn पॉजिटिव। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन फिजिकली बाहर की तरफ कौन सा सबशेल है, 4s बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ 3d है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब इसकी कन्फिग्रेशन कहाँ से लूज हुआ, 4s से। नाउ द कन्फिग्रेशन इज AR 4s1 3d10। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। सो अब इसमें क्या, इसका क्या हाल होएगा, इज इट गोइंग टू बी हाई और लो, इट इज गोइंग टू बी लोअर। अब वो क्यों है, क्योंकि आप देखो जब ये, अगर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो फिर से ये 3d10 कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाएगी क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। सो क्या होएगा, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो वन मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो ऑलरेडी लूज कर सका है, तो इट विल हैव अ स्टेबल 3d10 कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसकी फिर से कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू H टू फॉर्म बॉन्ड्स। यहाँ जब भी आपके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वो ऑलवेज चाहेगा कि उसका एक साथी हो। तो अब जब ये लूज हो जाएगा तो इसका फिर से ये जो प्रॉब्लम आ गई थी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होएगी क्योंकि उसको लूज करने में उसको फ़ायदा दिख रहा है। ठीक है, राइट। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी लोअर दैन द फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई क्योंकि आप पढ़ते हो ना कि IE1 सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा IE2, उससे ज़्यादा IE3, तो इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक एंड मैंगनीज। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, दे आर इन Zn2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव स्टेट। दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं और इन्होंने अब तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना है। पहले हम यहाँ कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं Zn2 पॉजिटिव। इसके लिए आ जाइए आप जिंक पे। जिंक की कन्फिग्रेशन क्या है, 4s2 3d10 है ना। तो Zn2 पॉजिटिव मतलब उसने सबसे बाहर वाले शेल से दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। सबसे बाहर वाला कौन सा है, 4s। तो अब कन्फिग्रेशन क्या हो गई इसकी, AR 3d10 है ना।
और मैंगनीज देख लेते हैं, मैंगनीज में भी ये 2 लूज कर दिए, इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, Ar3d5, ठीक है। आपने पढ़ा है दिस इज फुली फिल्ड सो स्टेबल है, राइट। एंड इस केस में भी आपने पढ़ा है, क्या लगाएंगे हम, हंट्स रूल लगाया, तो दैट मीन्स हाफ फिल्ड जो d ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड p हाफ फिल्ड d आपने पढ़ा है ना, हाफ फिल्ड है, ठीक है। सो अगेन इट इज स्टेबल। तो अब ये जो है ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। सो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैंने लूज कराना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज गोइंग टू बी वेरी हाई एंड इवन मैंगनीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, ठीक है, वेरी वेरी हाई। रीज़न आपने देख लिया, ठीक है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन एंड मैंगनीज को कंपेयर करना है। नाउ आई हैव टू कंपेयर द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है, राइट। सो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन मीन्स अभी उसकी क्या स्टेट है, Fe2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। और मैंगनीज आपने ऑलरेडी पढ़ा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अभी वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है, ठीक है। तो एक बार आयरन देखते हैं, ये आयरन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा कहाँ से करेगा, ये 4s2 से करेगा, ठीक है। सो आयरन की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Ar3d6, ठीक है, राइट। सो एक बारी मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 and 5, ठीक है, राइट। सो नाउ इफ यू कंपेयर आयरन जो है इट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल देन मैंगनीज, मैंगनीज इज हाफ फिल्ड, और आपको पता है ना हाफ फिल्ड वाले स्टेबल होते हैं एज पर हंट्स रूल, ठीक है, आपने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, हाफ फिल्ड इज़ मोर सिमेट्रिक, और क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी इज़ मैक्सिमम, सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल, राइट। उसके बाद आते हैं आयरन में, एक तो ये हाफ फिल्ड नहीं है, इट इज़ लेस सिमेट्रिक, और क्योंकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो पॉसिबल एक्सचेंजेस कम है, तो एक्सचेंज एनर्जी गिवन आउट इज लेसर, ठीक है। तो दिस इज मोर सिमेट्रिक बीइंग हाफ फिल्ड, और मैक्सिमम एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो एक्सचेंज एनर्जी गिवन आउट इज मैक्सिमम, सो मोस्ट स्टेबल। और एज कंपेयर टू दिस आयरन में लेस सिमेट्री है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंजेस कम हो गए क्योंकि अनपेयर्ड कम है, और एक्सचेंज एनर्जी गिवन आउट इज लेसर, सो लेस स्टेबल, ठीक है। सो क्या होएगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, सो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान होएगा, कम एनर्जी चाहिए होगी इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। IE3 ऑफ आयरन इज गोइंग टू बी लेस दैन IE3 ऑफ मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में से तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर 5th पॉइंट, इसका भी नोट कर लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू द 6th पॉइंट। जो कॉपर, निकल और जिंक की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। सो हाउ डज इट अफेक्ट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि कॉपर, निकल और जिंक में तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक इज +2, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव आपने सुना होगा, यू डोंट हैव Cu3 पॉजिटिव, सिमिलरली यू डोंट हैव Ni3 पॉजिटिव और Zn3 पॉजिटिव। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है कॉपर, निकल और जिंक की क्या है,
+2, ठीक है, क्योंकि इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज़, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर कि जो 5D सीरीज़ है इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर दैन 3D एंड 4D सीरीज़, ठीक है। ऐसा क्यों है? जबकि हम पढ़ते हैं ना कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। जब आप 3D से 4D जाते हो देयर इज़ एन इंक्रीज इन साइज, जब आप 4D से 5D जाते हो तो देयर इज़ अ वेरी स्लाइट इंक्रीज, हार्डली एनी इंक्रीज इन साइज। तो जी हाँ, वही रीज़न है। 5D में क्या है? 5D में है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, राइट। तो 5D में सारा कुछ चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि 5D में उससे पहले क्या है आपके पास? 4F, ठीक है, दैट इज़ जो हैफनियम है उससे पहले 14 लैंथेनॉइड्स हैं। और क्योंकि 4F ऑर्बिटल है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में 4F है ना, तो जो थर्ड लास्ट आपका सबशेल है 4F, उसकी शेप ऐसी है दैट इट इज़ अ पुअर शील्डर, ठीक है, जिसकी वजह से जो 5D सीरीज़ में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड कर सकता है, ठीक है। इसलिए 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स में से कौन से 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं? जो आपके लैंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक हैं, ठीक है, राइट। तो 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हैफनियम ऑनवर्ड्स, हैफनियम टू मर्क्यूरी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 5D से पहले क्या है? 4F, ठीक है, विच इज़ अ पुअर शील्डर। सो क्या होएगा कि जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ लेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, राइट। जिससे आपने पढ़ा था साइज़ भी छोटा हो जाएगा, दैट्स नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डेंसिटी इज़ वेरी हाई, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है, यू कैन रिलेट इट। बट मेन रीज़न क्या है? क्योंकि बीच में F आ गया, इसलिए न्यूक्लियस ने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बहुत टाइटली अपनी तरफ पकड़ लिया और अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल हो गया। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 5D की, इट इज़ अनएक्सपेक्टेडली हायर दैन 3D एंड 4D बिकॉज ऑफ दिस लैंथेनॉइड्स, ठीक है, दैट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। उसके बाद आ जाते हैं अपने 8th पॉइंट पे, दैट इज़ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, दैट मीन्स अभी इनकी क्या स्टेट है? Cr पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव। तो कन्फिग्रेशन देखिए एक बार फिर से, Cr पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होगा? 4s1 से। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? Ar3d5, आर्गन 3d5। और मैंगनीज में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? Ar4s1 3d5। सो यू कैन ईज़िली टेल, यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसकी स्टेबल 3d5 कन्फिग्रेशन हो जाएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी 3d5 कन्फिग्रेशन है, इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है, राइट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है वो मुश्किल हो जाएगा, इट्स इज़ मोर स्टेबल, दिस इज़ लेस स्टेबल अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। सो मैंगनीज में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा आसान होएगा, जबकि इसका साइज़ छोटा होता है। सो IE2 ऑफ क्रोमियम इज़ ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैंगनीज, ठीक है। सो यहाँ हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, वी डिस्कस 9 क्वेश्चंस, द 8 आर दीज प्लस एक हमने बात की कि इरेगुलर ट्रेंड है, ठीक है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन होती है आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। सो ऑल दीज 9 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते हैं. सो दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि डी ब्लॉक में NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट इज both NS and N-1D वैलेंस शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. और इसका रीज़न क्या है? दैट इज द एनर्जी लेवल इज़ ऑलमोस्ट सेम. दोनों का एनर्जी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए दोनों शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, इसलिए इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है. यहीं से मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ 7th पॉइंट को. जब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएशन देखोगे, सो द वेरिएशन इज़ बाय यूनिटी, दैट इज़ +2 +3 +4 +5 +6. तो सिर्फ एक का फ़र्क है डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में. जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा था, जैसे आपने इंडियम पढ़ा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +1 एंड +3. एक तो सिर्फ कम थी, है ना, इतनी नहीं थी. और उसके बाद उनमें किसका फ़र्क था? 2 का डिफरेंस था. उसी तरह टिन की क्या होती है? SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, अगेन 2 का डिफरेंस था. तो जो डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें द वेरिएशन इज़ बाय यूनिटी. किस में? डी ब्लॉक में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हुई? +2 +3 +4 +5 सो ऑन. तो एक का अंतर है. जबकि अगर आप पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो तो उसमें वेरिएशन किसका है? 2 यूनिट्स का वेरिएशन है. इसमें यूनिटी मतलब एक ही यूनिट का वेरिएशन है. जैसे इंडियम इज़ IN पॉजिटिव, IN3 पॉजिटिव, 2 का फ़र्क है. उसी तरह टिन इज़ SN2 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव, अगेन 2 का फ़र्क है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1st एंड 7th पॉइंट. ठीक है, सो लेट्स रब दिस. अब आते हैं अपने 2nd पॉइंट पे. क्वेश्चन डायरेक्ट MCQ आपको आ सकता है. सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज़ की कौन सी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्सेप्ट स्कैंडिनेवियम, वो +2 एग्जिबिट करता ही नहीं है. वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है? +3. ठीक है, अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेम द एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज़, या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज़. दोनों का आंसर क्या है? +2 जो है वो मोस्ट कॉमन है. और कौन सा एलिमेंट +2 नहीं कर रहा? दैट इज स्कैंडिनेवियम. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब आते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज में भी. ठीक है, एंड दैट इज़ जो आपके फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज़ के. ठीक है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे. उसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं फर्स्ट 5 एलिमेंट्स की. ठीक है, राइट. जैसे स्कैंडिनेवियम है, राइट. और कैसे निकालेंगे? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 4s में हैं, राइट. तो नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ 3D series can be predicted completely, very important word, completely, by their electronic configuration. By their electronic configuration. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, उसके बाद अब ये कैसे, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इन फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s. ठीक है, एंड अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in 4s plus number of electrons in n-1d subsequently। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन, राइट। एक तो आप सिर्फ स्कैंडिनेवियम छोड़ दीजिए, स्कैंडिनेवियम में क्या होता है 4s2 और 3d1 ये सारा ही मिला के प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब नेक्स्ट में चलते हैं टाइटेनियम, ठीक है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स 4s में 2 हैं, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल इज +2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये हो गए आपके 4s के 2 और एक हो गया साथ में किसका 3d का, तो एक तो हो गई +2, उससे हाई क्या हो गई ये 2 और एक ये 1, कितना हो गया +3। उसके बाद ये दोनों पार्ट ले रहे हैं और ये भी दोनों पार्ट ले रहे हैं, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो गया +4, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटेनियम। उसके बाद आते हैं वेनेडियम, इसमें मिनिमम कितने हैं 2, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इसकी +2। इसके अलावा बाकी कैसे निकालेंगे, इसके 2 और इसका 1, ये कितना हो गया 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, ये हो गया 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये कितना हो गया 5। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम में आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, 4s में कितना दिख रहा है आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई +1, ठीक है। हायर निकालो, ये 1 और ये 1 ले लो, कितना हो गया +2, ये 1 और ये 2 ले लो, कितना हो गया +3, ये 1 और ये 3 ले लो, अब कितना हो गया +4, ये 1 और ये 4 ले लो, कितना हो गया +5, ये 1 और ये 5 ले लो, कितना हो गया +6, ठीक है। हमारे पास क्रोमियम की आ गई। अब आते हैं मैंगनीज। मैंगनीज में आपको 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2। उसके बाद ये 2 और एक ये कितना हो गया +3, ये 2 और ये 2 कितने हो गए +4, ये 2 और ये 3 +5, ये 2 और ये 4 +6, ये 2 और ये 5 कितने हो गए +7, ठीक है। ग्रुप ये जो 3D सीरीज है इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज डिस्प्ले करता है, किसमें 3D सीरीज में, नॉट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन डिस्प्ले करता है, मैंगनीज, ठीक है, दैट इज +7, राइट। तो पहले 5 एलिमेंट्स की जितनी भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकाल ली, पर उसके बाद क्या है कि आपके पास पेयरिंग शुरू हो गई डी के इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो फर्दर जो 6, 7, 8, 9, 10 जो बाकी आपके पास 5 बचे, 1, 2, 3, 4, 5, इनकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, आई एम रिपीटिंग, जो मैंगनीज ऑनवर्ड 6, 7, 8, 9, 10th एलिमेंट है उस सीरीज में, उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल वही रहेगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, बट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मैं आयरन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता सकती हूँ, 2 है, कोबाल्ट की 2 है, निकल की 2 है, कॉपर की 1 है और जिंक की 2 है। इसके बियॉन्ड कन्फिग्रेशन विल नॉट प्ले अ रोल इन टेलिंग यू द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। सो बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स क्या होएगा, मिनिमम वाला जो रूल है वो रहेगा, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी गवर्न्ड बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैंने MCQ के लिए लिखा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रुथेनियम एंड ऑस्मियम की होती हैं, कितनी हैं +8, ठीक है। उसके बाद
जो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ये मेटल्स, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मेटल्स यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और हाईएस्ट जो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जैसे 5, 6, 7, 8, इसमें यूजुअली दे रिएक्ट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और ज़्यादातर किसके साथ हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था कि ड्यू टू इनर्ट पेयर अफेक्ट क्या होता है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम हो जाती है। आपने पढ़ा था ना, जैसे इफ़ +4 इज़ द ग्रुप वैलेंसी तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, +2 इनर्ट पेयर की वजह से। उसी तरह ग्रुप 13 में +3 से +1 हो गई थी, है ना, राइट। उसी तरह 15 में +5 से +3 हो गई थी प्रेफर्ड। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था और ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी थी वो कम होती जा रही थी, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम हो रही थी, लोअर की ज़्यादा हो रही थी। जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट थी उससे -2 होती जा रही थी, 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी थी। लेकिन डी ब्लॉक में उल्टा है। डी ब्लॉक में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो या देयर इज़ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से आया हुआ था डाउन द ग्रुप में। तो क्या हो रहा है, यू विल ऑब्जर्व हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, कि टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए, आप आयरन है, ठीक है, आयरन के नीचे आता है रुथेनियम एंड ऑस्मियम, और आयरन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल क्या है, ठीक है, आयरन में है +3 और इनमें कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, ठीक है, राइट। सो अगेन दिस इज़ डिफरेंट। पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाउएवर डी ब्लॉक में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर हेयर, ऑल्दो देर आर सम मोर टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस, मेक नोट्स, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे अलॉय फॉर्मेशन, ये कैटलिस्ट्स हैं अच्छे, ठीक है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। And we are going to practice lot of questions in D block, ठीक है। So meanwhile stay home and stay safe. Thank you.